नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सीरीज चल रही है। और उस सीरीज में हम आज ईवीएस करेंगे। कब का पेपर है? ये पेपर है आपका 9 दिसंबर 2018 का। देखिए, जब पेपर अब क्योंकि पहले तो पेपर एक ही होता था सीटेट का, मतलब एक ही दिन होता था। बट अब तो पूरा एक महीना चलेगा। 1 मंथ का प्रोसीजर है ये। तो इस दौरान मैं समझता हूँ जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो क्या है कि भी आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और वही मैं करवा रहा हूँ। ईवीएस के क्वेश्चन हैं, 30 के 30 क्वेश्चन करवाऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल यानी कि गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये आपकी सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत मदद करेगा। मदद क्या करेगा, क्रैक ही करवा देगा, आप ये मान के चलिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक जितने पेपर हुए हैं 16 तारीख से जो पेपर में आया हो और मैंने ना करवाया हो। पूरी की पूरी पैडा नेगेटिव और पॉजिटिव से सॉल्व हो रही है। जिन बच्चों ने पेपर किया है वो बहुत अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं। आप भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही शानदार आपका रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे कि जो ईवीएस के सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको इस तरह से समझा दूं कि हमेशा के लिए आपके जहन में ये बैठ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। ज़्यादा बात नहीं करेंगे फालतू की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखेंगे 61। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? अच्छा, प्रासंगिक कौन सा होगा? जो पॉजिटिव होगा। जितने पैडा के क्वेश्चन हैं यानी कि जो 15 क्वेश्चन पैडा के आएंगे ईवीएस में, वो सभी के सभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और तरीका लगाएंगे तो आप निश्चित मानिए कि क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव से ही क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी पैडा का क्वेश्चन है, पैडागोजी और सीडी का जो भी क्वेश्चन है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव से ही सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पूछा है इसमें? पॉजिटिव चीज़ पूछिए, तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ही नेगेटिव, मूल्यवान नेगेटिव। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, विद्यालय के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब शिक्षण अधिगम, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसका ही हिस्सा होते हैं। तो ये तो हो गया गलत। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अवसर होना या अवसर देना पॉजिटिव। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ये बिल्कुल ही बेकार है। तो पॉजिटिव मिल गया आपको ये, और इसी को आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? चलिए, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। स्कूल बैग का वजन कम करना। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना। देखिए, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव। अबोध का भार कम करने की जरूरत है। यहाँ अबोध का मतलब है बच्चा। भैया, बच्चे का वजन कम मत कर देना। पता चला 12 किलो का बच्चा आया था और तुमने 6 किलो का ही छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। तो ये भी गलत हो गया। अब दो बचे, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करना या स्कूल बैग का वजन कम करना। तो देखिए, एक यशपाल कमेटी का गठन हुआ था 92 में। उन्होंने इस बात पे विशेष रूप से ध्यान दिया था कि जो बच्चे का स्कूल बैग है उसमें बहुत ज़्यादा वजन है, इसलिए जो आपका कोर्स है उसको इंटीग्रेटेड किया जाए। यानी कि इंटीग्रेट का मतलब है कि 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्टों को एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, इस तरह से किया जाए। और उसी के संदर्भ में क्या हुआ था कि जो पहली और दूसरी क्लास है उसमें से 2 किताबें हटा दी गई थी। तो क्या था? स्कूल बैग को, स्कूल का जो बैग है उसका वजन कम करना, ये बिना बोझ के शिक्षा की बात की गई थी। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या होगा? भाई पॉजिटिव होगा उद्देश्य। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। प्रबंधित करना या अनुशासित करना, ये क्या होता है? ये होता है भाई नेगेटिव। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। अलग अलग नेगेटिव। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। अलग नेगेटिव। और जहां दिखाई दे कि दो बच्चों के बीच कंपैरिजन हो रहा है वो पूरा का पूरा ऑप्शन ही नेगेटिव हो जाता है। भैया, पहला भी नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव, क्या बचा?
सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। सक्रिय, पॉजिटिव, मूल्य, अगर मूल्य का मतलब वैल्यूज से है तो पॉजिटिव होता है। क्या पूछ रहा था? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बाला का पूरा रूप क्या है? देखिए इसकी मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग का होना। ये फिक्स है, इसमें आप कोई नेगेटिव पॉजिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन फिक्स है, जो क्वेश्चन थ्योरी के हैं, थ्योरिटिकल है, वो फिक्स है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई काम नहीं है। जिन बच्चों को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे हर सब्जेक्ट की क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो आप क्लास 1 से देखना शुरू कीजिए। जैसे मान लिया आप ईवीएस जो पैडागोजी है उसके नेगेटिव पॉजिटिव सीखना चाहते हैं, तो ईवीएस की जितनी भी क्लास हैं क्लास 1 से देखना शुरू करें, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव मैं बताता हूँ आप वो वर्ड्स लिखें और उनको याद करें। इसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, ये तभी याद होते हैं। अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? पॉजिटिव होना चाहिए भाई। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, दृढ़ता नेगेटिव वर्ड है। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, आगे देखेंगे क्या लिखा है। वैसे तो पाठ्य पुस्तक जो होती है नेगेटिव होती है, तो देखो भाई ये दोनों तो नेगेटिव हो गए। अब दो जो ऑप्शन है वो और देख लेते हैं। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, इसको थोड़ा होल्ड पर रखेंगे। वर्तमान में वैज्ञानिक व सामाजिक वैज्ञानिकों को द्वारा आयोजित विचार, वैज्ञान या वैज्ञानिक ये नेगेटिव होता है। सॉरी, मैंने गोला लगा दिया, गोला तो मैं पॉजिटिव पे लगाता हूँ। नेगेटिव नेगेटिव, देखो पहला और जो दूसरा ऑप्शन था वो भी नेगेटिव थे और ये चौथा भी नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब आंसर तो यही बचा। लेकिन ये आंसर क्यों है? इसमें तो कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा, क्योंकि जो औपचारिक होता है ये भी नेगेटिव होता है। अगर अनौपचारिक होता तो पॉजिटिव हो जाता। अब देखिए इसको पढ़ेंगे जरा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, यानी औपचारिक से अलग। औपचारिक से अलग क्या होगा? अनौपचारिक। तो ये हो गया ना अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए आंसर सी। महिला पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह कथन क्या है? एक शब्द आपको मिलेगा लैंगिक रूढ़िबद्धता या रूढ़िबद्ध धारणा। ये कहीं पे भी आए, वैसे तो ये नेगेटिव है, लेकिन आप इसको अपने लिए पॉजिटिव मान के चलें, क्योंकि जब भी ये ऑप्शन में आएगा आंसर बन के आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका बुक का। मैंने बताया एक क्वेश्चन मैप का जरूर आता है, ये वही क्वेश्चन है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? अब देखिए इसके लिए आपको मैप की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको मैप की जानकारी नहीं है तो आप कितनी कोशिश कर लो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो भाई इसको तो आप मैप में देख लेना, मैप में आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। क्या पूछ रहा है? भारत में बिहार के सापेक्ष। देखो अगर भारत का नक्शा बनाया जाए और मैं कहता हूँ जी बिहार यहाँ है तो जम्मू कश्मीर यहाँ होगा। अब वो क्या कह रहा है? जम्मू कश्मीर और गोवा, गोवा इधर होगा। अब वो कहाँ पूछ रहा है? यहाँ से पूछ रहा है इसको, तो इसको ऐसे काट दो। इसको जब हम काटते हैं तो हम देखेंगे इधर पूरब हो जाएगा आपका, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। अब यहाँ से पूछ रहा है, एक तो स्थिति ये वाली पूछ रहा है, तो उत्तर पश्चिम देखो इस स्थिति में है ये, और दूसरी पूछ रहा है गोवा की, गोवा ये रहा, तो दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम देखिए हमेशा जब ऊपर हम काउंट करते हैं तो उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, नीचे करेंगे तो दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, इस तरह से बोला जाता है, इसका सेट होता है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। मे भी आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में ना आया हो, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसके लिए आप मैप का अध्ययन कीजिए, बिना मैप के क्वेश्चन नहीं होगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, वो कह रहा है सबसे धीमी होगी। ये आप ध्यान रखें, वो धीमी के बारे में पूछ रहा है, तो धीमी देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी कब होगी? जब तापमान कम होगा, सीधी सी बात है। तो जो तापमान कम वाले हैं वो आंसर होंगे। तो एक तो ये है तापमान कम, इसमें तापमान बढ़ रहा है, इसमें भी तापमान बढ़ रहा है, इसमें भी तापमान बढ़ रहा है, तो यही आंसर कर दो भाई, ज़्यादा इधर उधर क्यों जाओ।
स्थान, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाएगी? चित्रण कौशल बोलते हैं इसको। सॉरी, फिक्स है, ये चित्रण कौशल होता है जो स्थान, दूरी और दिशाओं को, उसकी सापेक्ष स्थिति को जो समझ लेता है कि कौन सी चीज कहाँ है। चलिए फिर थ्योरेटिकल पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? ये भी देखो फिक्स क्वेश्चन है। एनसीएफ 2000 जो था, इसने कहा था कि राष्ट्र एकीकृत पाठ्यचर्या का गठन किया जाना चाहिए, और ये जो कमेटी बनी थी ये 92 में ही वो यशपाल कमेटी का ही ये विस्तृत रूप था जो एनसीएफ 2005 कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का प्रचलन है? जैसे झूम खेती, ये स्थानांतरित खेती होती है। ये आप कब बता पाओगे? ये आप तब बता पाओगे जब आप ईवीएस की एनसीईआरटी की 3rd, 4th और 5th क्लास की किताबें पढ़ेंगे। मैं ईवीएस के 15 मार्क्स के लिए हमेशा ही इन्हीं तीनों किताबों को सजेस्ट करता हूँ। इसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा कि आप कोई नोट्स पढ़ो, किसी के नोट्स ले लो, आप मेरे नोट्स ले लो। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ, ये अपने आप में नोट्स ही हैं। आपको जो लोग नोट्स देते हैं वो इन्हीं किताबों में से नोट्स बना के देते हैं, तो भाई इससे अच्छा इन किताबों को पढ़ लो, 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती होती है? तो ये उत्तर पूर्व में होती है। पता तभी चलेगा जब पढ़ोगे। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन भी थ्योरी का है, इसे पढ़ा मत समझ लेना, सीधा आंसर बता देता हूँ। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है, फिक्स है, इसलिए इसका आंसर ये है। अब ये पता कब चलेगा? जब आप 3rd, 4th और 5th क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी? तो भाई बहुत आसान सा आंसर इसका ये सभी। ग्रीन हाउस की जो गैसें होती है वो वाली हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्या बताऊं, फालतू में वीडियो लंबा होगा, इससे सीधा आंसर बताता हूँ। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं, इस वजह से, ये इसका आंसर है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसका कारण है, सीधा आंसर है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? काकतीय राजवंश, सीधा सीधा आंसर। देखिए ये सब बुक के क्वेश्चन हैं, बुक पढ़ोगे, गोलकुंडा का किला पढ़ लोगे, इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए द्रव्यमान होता है घनत्व गुणा आयतन, इन दोनों को आप गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 45 g। बहुत आसान। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश, तो अदिश राशि है, इसमें आपकी भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, द्रव्यमान अदिश राशि है। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती उसको अपारदर्शी बोलेंगे, जिसमें से गुजर जाए वो पारदर्शी। ये पूछ रहा है नहीं गुजरेगी तो ये हो गया आपका अपारदर्शी, बहुत आसान है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? द्रव्यमान पूछ रहा है, 10 kg का 10 kg रहेगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। अगला प्रश्न देखेंगे, एक विलय की विघटन दर किस पर निर्भर करती है? विलय का मतलब होता है जो चीज घुलती है, तो वो उसकी जो स्पीड होगी घुलने की वो किस पर डिपेंड करेगी? तो भाई आंसर है इसका तापमान। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो चीज़ जल्दी घुल जाती है, कोई भी जो विलय होगा। अगर तापमान कम होगा, तो जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपने लस्सी बनाई हो, अगर लस्सी ठंडी होती है उसमें चीनी बहुत देर से घुलती है क्योंकि उसका तापमान कम होता है। लेकिन जब चाय के अंदर हम चीनी डालते हैं तो 2 बार चम्मच जो है इधर से उधर हिला दो, चीनी घुल जाती है क्योंकि उसका तापमान ज़्यादा होता है। तो जो विलय होता है, यानी कि जो चीज़ घुल जाती है, वो किस दर से घुलेगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तापमान के ऊपर। अगला प्रश्न देखेंगे, सुषमा चाहती है कि उसके छात्र पेड़ों के संरक्षण के लिए सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति? सबसे उपयुक्त कौन सी होगी भाई? जो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव देखेंगे, बच्चों को एक पौधा अपनाना और पोषित करने में मदद करना, पोषित करना पॉजिटिव, मदद करना पॉजिटिव,
कक्षा में बहस आयोजित करना, बहस नेगेटिव। सामूहिक चर्चा, चर्चा पॉजिटिव। पोस्टर नेगेटिव। अब दो पॉजिटिव आ गए, एक ये और एक ये। ऐसा कई बार होगा जब इस तरह से दो में आप फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको मंत्र दिए मैंने 3। पहली चीज़ विस्तार देखो। दूसरी चीज़ बच्चा कहाँ लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, अपने आप कहाँ सीख रहा है, क्रिएटिव कहाँ हो रहा है, बच्चे का भला कहाँ हो रहा है। जब ये दो मंत्र काम ना करें तो तीसरा मंत्र क्या है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला विस्तार, विस्तार इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरा देखो, बच्चों को एक पौधा अपनाना और पोषित करने में मदद करना। यहाँ बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है, बचाए इसके कि उसको चर्चा करवाई जाए। ए आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, नेगेटिव। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इससे समुदाय के साथ बातचीत करना पॉजिटिव, अवसर मिलना पॉजिटिव। बच्चों को वास्तविक जीवन पॉजिटिव, मदद पॉजिटिव। इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। देखिए ये भी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों बुक में इसका आंसर 4th दिया हुआ है। आई डोंट नो कि सीबीएसई ने भी 4th दिया होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो फर्स्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसने कहा इससे समुदाय को, यहाँ समुदाय को हेल्प मिल रही है ना कि बच्चों को। समुदाय को हेल्प मिल रही है ना कि बच्चों को, जबकि हमारा जो वास्ता है वो बच्चों से। इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने का और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। सर्वेक्षण करने के लिए समूह में सर्वेक्षण बनाया, तो एक साथ काम करना तो हो ही रहा है। और वो लिखेंगे भी किस बीमारी से पीड़ित थे, किससे नहीं थे, तो डाटा हैंडलिंग भी हो रही है। तो मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है। आंसर इसका ए होना चाहिए। हालांकि एक किताब में मैंने देखा था इसका आंसर 4th भी था, बाकी आप लोग देख लेना ज़्यादा उचित क्या है। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्र से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग व बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? मानवतावादी, संज्ञानात्मक, अनुभव या अन्वेषण? बड़ा लंबा क्वेश्चन था भाई, मेरा तो सांस फूल गया इसको पढ़ते पढ़ते, बट कोई बात नहीं। ये अन्वेषण किया है उसने, खोजबीन की है। खोजबीन बहुत सारी, कहीं समाचार पत्र लाई, एलपीजी का बिल लाई, इलेक्ट्रिक बिल लाई और पता नहीं क्या क्या लाई। तो ये अन्वेषण किया उसने। अगला प्रश्न देखेंगे। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्यों? कोई पॉजिटिव बात होगी, इस वजह से महत्वपूर्ण है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करता है। आलोचना नेगेटिव। यह सस्ता और सुलभ है, सस्ता और महंगा दोनों नेगेटिव। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। देखो बहुत से तो बुजुर्ग बुद्धिमान नहीं होते, मैंने बहुत घने नालायक देखे हैं। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। वास्तविक, पॉजिटिव, अवसर प्रदान करना पॉजिटिव। तो आंसर 4th। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या मतलब है? पाठ्यचर्या से बाहर जाना भी, देखो पाठ्यचर्या से तो बाहर नहीं जाया जा सकता। पाठ्यचर्या से ही बाहर चलेगा फिर क्या पढ़ाओगे? पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना ये पॉसिबल है। बाकी दो ऑप्शन और देखते हैं इसके। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं पर पाठ्यपुस्तकें, वैश्विक नेगेटिव, चिंता पॉजिटिव, पाठ्यपुस्तक पॉजिटिव। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, देखिए पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण की बात कर रहा तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये दोबारा देखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना होगा, क्योंकि पाठ्यपुस्तक नेगेटिव है, इससे बाहर चले गए तो पॉजिटिव पहुंच गए। बहुत सिंपल सा रूल है मेरा। तो मैं तो जो कुछ कराता हूँ भाई नेगेटिव पॉजिटिव से ही कराता हूँ, और सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलते हैं। 90.99% आंसर करेक्ट आता है। अब भाई कोई 0.0% गलत हो जाए तो भी तो उस बच्चे ने, मुझे लगता है, सही भगवान की पूजा नहीं की, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है।
तो अब वो अपने आप देखें। बाकी 99.99% बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव से आंसर करेक्ट होगा। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया माता पिता और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी व अन्य रिश्तेदार रहते हो तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को इस तरह सिखाया जाना चाहिए, कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है। परिवार की परिभाषा गलत है, परिभाषा नेगेटिव। रमा छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, देखिए ऐसा भी नहीं है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, देखिए परिवार और भी तरह के होते हैं। जैसे आजकल सिंगल पेरेंटिंग की भी परंपरा चली हुई है, प्रथा चली हुई है, तो ये भी तो एक परिवार है, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और भी अलग तरह के परिवार होते हैं, तो ये समावेशी नहीं है दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से ईवीएस कक्षा में गतिविधि है। श्याम पट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ये सभी ठीक है सब, ये सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि विषयगत एकीकृत समावेशी। देखो ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, तो यानी कि ये दो तो आंसर होंगे। और फिर यहाँ पे लिखा है ये सभी, तो फिर इसे क्यों छोड़ो, इसे भी कर लो, डी आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। अगर आपने सपेरों वाला जो पाठ पढ़ा है आप तभी इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है कि यह अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो भी इसका आंसर है आपका 4। तो देखिए बच्चों, ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और बहुत सारे बच्चे फीडबैक भी मुझे दे रहे हैं कि सर आपने जो कराया है अब तक, जो नेगेटिव पॉजिटिव का फार्मूला जो हमें ये सूत्र बता दिया है, जो मंत्र बता दिया, इससे तो सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के जो फीडबैक बच्चों की तरफ से आ रहे हैं तो उन बच्चों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और जिन बच्चों ने अभी तक नेगेटिव पॉजिटिव की ताकत को नहीं समझा उसे समझें, और तभी सीटेट आपका क्लियर होगा। और दोस्तों मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे और बच्चों का भी भला होगा। बाकी फिर भी आपकी कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से अगर आपको नोट्स चाहिए या कुछ कोई गाइडेंस चाहिए सीटेट के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो इस पे व्हाट्सअप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है। बाकी दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।